रोटेशनल मोशन में सबसे पहला हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिजिड बॉडीज क्या है। हम्म रिजिड बॉडीज, तो रिजिड बॉडी कहो या हम इसे कह सकते हैं ये हम्म सिस्टम है ऑफ मैनी पार्टिकल्स। ये कई सारे हम्म पार्टिकल्स का सिस्टम है, ठीक है ना। हम्म सच दैट इट डू नॉट इट डज नॉट डिफॉर्म और ब्रेक व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। फोर्स आर। अगर कोई रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड हम्म बॉडी कहो या ये कहो एक सिस्टम ऑफ कई सारे पार्टिकल्स का सिस्टम है ना। हम्म और इसी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे अगर इस पे लगने वाला जो फोर्स है एफ, उससे ये हम्म बॉडी ना तो डिफॉर्म हो, यानी ना तो इसके शेप में कोई चेंज आए, और ना ही हम्म इसमें कोई ब्रेकिंग हो, ना ही ये टूटे, ठीक है ना। हम्म इन हम्म शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, इसी बड़ी डेफिनेशन को हम शॉर्ट में कह सकते हैं, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हम्म मोशन द रिलेटिव मोशन हम्म ऑफ पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हम्म कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स प्रैक्टिकल। इज जीरो। जो रिजिड बॉडी है उसमें हम्म रिलेटिव मोशन जीरो है। मतलब मान लेते हैं ये बॉडी मूव कर रही है, पहले यहाँ थी अब हम्म यहाँ आ गई, लेकिन इसमें मान हम्म लेते हैं एक पार्टिकल ये है एक पार्टिकल ये है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। हम्म ये दोनों पार्टिकल अपनी जगह पे हैं, इसी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ये पूरी बॉडी ठीक। एज अ सिस्टम मूव कर रही है, लेकिन इनके बीच का रिलेटिव मोशन नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर डिफॉर्मिंग होती, मान लेते इसके शेप में कोई चेंज आता, तो ये पार्टिकल्स या तो करीब आ जाते या दूर चले जाते। मान लेते किसी बॉडी को इलोंगेट कर रहे हैं तो ये पार्टिकल दूर चले गए, या कंप्रेस कर रहे हैं तो बॉडी करीब आ गए, ठीक है ना। तो अगर हम्म डिफॉर्मिंग या किसी तरीके की ब्रेकिंग ये सब हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें रिलेटिव रिजिड बॉडी मोशन नहीं है। पार्टिकल्स में हो रहा है, ठीक है ना। और हम्म रिलेटिव मोशन हो रहा है हम्म तो उसे हम रिजिड बॉडी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, नहीं ठीक रखते। है। ओके, एक ठीक। क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैसे तो हम्म हमने यूट्यूब पे देखा था, एक इंटरव्यूअर ने पूछा था हम्म इसमें पॉलीटेक्निक हम्म लेक्चरर में पूछा था एक बच्चे हम्म से कि क्या रॉक रॉक के हम्म बारे में, क्या रॉक्स जो है वो रिजिड बॉडीज की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, ठीक है। देखो, अब इसको देखा जाए एप्लीकेशन पर्पज से तो नहीं आते हैं, क्योंकि डायनामाइट लगा के उड़ा ही देते हैं, ठीक है। है ना। और तोड़े भी जाते हैं, हम्म तो नॉर्मली एक शॉक से भी टूट ही जाते हैं ना। हम्म। तो रिजिड बॉडी में तो नहीं रखेंगे इनको। तो मैं देखो, सही बता रहा हूँ गलत? हाँ सही है। एक देखो सही है, लेकिन इसके दो रीजन। एक रीजन ये हाँ। है कि देखो कोई भी बॉडी, ठीक है, हम्म उसका एक फोर्स होता है। जैसे हम्म मतलब रॉक है, रॉक पे अगर हम नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, मान लो हम जो लगा रहे हैं, तो रॉक टूटेगा हम्म नहीं। तो नॉर्मल फोर्सेस के लिए हम उसे रिजिड बॉडी मान सकते हैं, ठीक है। हम्म लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोर्सेस के लिए उसे हम रिजिड बॉडी नहीं मान सकते। और एक हम्म और रीजन ये है कि जो हमारे रॉक्स है उनका भी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता बहुत मतलब कम है, मतलब बहुत हाँ कम हाँ। है इसलिए क्योंकि जो है मतलब ये रिजिड बहुत मतलब रिजिड के बहुत करीब है देखा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन इनका होता है बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जिसकी मदद होता है से थोड़ा। मतलब ये हम उसमें बताएंगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। इसकी मदद से ठीक हम ठीक। ये निकाल सकते हैं कि कोई रॉक कितना हम्म प्रेशर झेल सकता है बिफोर मेल्टिंग या बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है ना। ब्रेकिंग ठीक है, पॉइंट। और उस प्रेशर को मतलब अगर हम निकाल लें तो उससे हम ये निकाल सकते हैं कि किसी भी हम्म पहाड़ की मतलब किसी भी माउंटेन की मैक्सिमम हम्म हाइट क्या हो सकती है। कि जब हम्म पहाड़ ऊपर जाएगा, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे नीचे वाले हम्म जो रॉक्स होंगे उन पर प्रेशर सबसे ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। जाहिर सी बात है। तो हम तो इसकी बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि ये मैक्सिमम कितना प्रेशर झेल सकता है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि किसी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, ठीक है। और जो अच्छा। कि मतलब जो एवरेस्ट है उसकी ही हाइट आती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पे अगर कोई ऐसा माउंटेन है जो अभी अनडिस्कवर्ड है, तो भी उसकी हाँ। हाइट एवरेस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये साइंटिफिकली भी हम्म प्रूवन है, ठीक है ना। तो
ये एक हम्म। एग्जाम्पल है जिससे ये समझाया जाता है कि रॉक्स भी रिजिड की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते अमन। हैं। हाँ, अब अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? देखो, कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है? हम्म। अब ये रिजिड बॉडी का अगर मोशन हो रहा है और इस हम्म। मोशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना चाहते हैं, मान लेते हैं हम इस बॉडी को रिप्लेस करना हम्म। चाहते हैं, रिप्लेस हम्म। करना चाहते हैं पॉइंट मास से। ठीक हम्म। है, तो उस पॉइंट मास की क्या पोजीशन होनी चाहिए ताकि इसकी पूरी डायनेमिक्स इस पे काम करे? ठीक है, हाँ। बिना किसी चेंज के। तो जो भी वो पॉइंट मास की पोजीशन होगी, उसी हम्म। पोजीशन को हम यहाँ पे सेंटर ऑफ सेंटर मास ऑफ। कहेंगे, ठीक है ना? हम्म। दूसरी भाषा हम्म। में सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे किसी बॉडी के टोटल मास को एक्टेड माना जाता है, कि इसका पूरा मास यहाँ पे एक्ट कर रहा हो, रियल हाँ में नहीं एक्टेड होता है वहाँ है, पे। सेंटर एट दैट हाँ, पॉइंट। मतलब ऐसा नहीं है कि रियल में सारा मास यहीं पे होगा इसका, कि अगर कोई बॉडी हाँ। है और मान लेते वो 10 किलो की है तो उसका टोटल मास 10 किलो यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं यहाँ पे 10 किलो मास है तो हर तरफ से उसको कट 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 कर छील दे तो यहाँ पे जो सेंटर निकलेगा वो एग्जैक्ट 10 किलो का। ठीक नहीं है नहीं ना? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं मतलब होता है। मतलब ये है कि ओवरऑल उसका जो, अगर उसके इसी। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर उसकी डायनेमिक्स को हम पॉइंट मास की डायनेमिक्स से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें जो हम्म। पॉइंट चूज करना पड़ेगा वही उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन में एक्टेड लिखा हाँ, होता है। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज है, अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन हम्म। ये है कि अगर हम्म। कोई भी एक बॉडी है, मान लेते हैं, हम्म। ठीक है, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे हम्म। अलग अलग। ठीक है, अगर हम हम्म। मान लेते हैं कि ये कई सारे पार्टिकल्स से बनी हुई है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स मान लें या फाइनाइट मान लें, तो कई सारे पार्टिकल्स हम्म। से बनी है, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे इनका वेट नीचे की ओर लग रहा होगा। मान लेते हैं ये वन पार्टिकल है, बिल्कुल। इसका वेट एम जी हम्म। एम वन जी। ये टू पार्टिकल है, हम्म। इसका वेट एम टू जी। ठीक है, ऐसे ही करके हम्म। सबके वेट लग रहे होंगे। तो ये जो हम्म। वेट्स हैं एम थ्री जी, हम्म। ये जो वेट्स हैं ये एक तरीके का हम्म। मोमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे हम्म। होंगे? मोमेंट। जैसे ये वाला मोमेंट। वेट, ये वाला जो वेट है, ये बॉडी को हम्म। इस तरह क्या करना पड़े, करना चाह रहा होगा, टर्न करना चाह रहा होगा। ठीक है, ये हम्म। वाला ये वेट इसे इस तरफ टर्न करना चाह रहा है। तो हम्म। अगर हम एक ऐसा पॉइंट चूज करें, ठीक हम्म। है, इसके अबाउट इन सारे हाँ वेट्स का मोमेंट, ठीक है जीरो हो ना? जाए। हाँ, जीरो हो जाए। मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड हम्म। पार्टिकल्स, अगर हम हम्म। इसको जीरो कर दें, है ना, हम्म। इस जीरो अबाउट, जीरो अबाउट सम पॉइंट, अबाउट हम्म। सम पॉइंट, पॉइंट के अबाउट, है ना, हम्म। क्या, देन दैट पॉइंट इन बॉडी, इसी पॉइंट को इन बॉडी, बॉडी के अंदर इसी पॉइंट को हम इस सीओ, इसी को हम इसका सेंटर ऑफ मास कहेंगे। यानी कि जैसे हम्म। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये ith पार्टिकल है और इसका वेट यहाँ पे एम जी एम आई की नीचे की ओर लग रहा है, और इसका यहाँ से सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, तब हम्म। वेक्टर आर मान लेते हैं, आर आई वेक्टर है, तब पोजिशन वेक्टर, हम्म। ठीक है ना? तो जब हम इससे इसका वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास, अच्छा। तो ये एम आई तो जी आई इंटू आर आई वेक्टर आएगा ना। हम्म। और ऐसे सारे मासेस का निकाल के सम करना है, और हम्म। वो सम जीरो होना चाहिए। हम्म। तो जिस भी पॉइंट के अबाउट ये सम जीरो होगा उसी को हम सेंटर ऑफ मास कहें। मास का। ठीक है, तो इसकी, इसीलिए इसका एक प्रैक्टिकल भी बताया जाता है 10th क्लास में, कि अगर आपको किसी इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम्म। कैलकुलेट करना है, बताना है, कैलकुलेट नहीं करना है, हम्म। लोकेट करना है आपको, कोई इरेगुलर हम्म। बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम्म। उस इरेगुलर बॉडी को किसी पॉइंट पी से बांध के लटका दो। हम्म। ठीक है, जब वो लटक गया तो एक वर्टिकल लाइन एज्यूम कर लो। ठीक है, हम्म। और फिर इसको किसी और पॉइंट क्यू से, इसको इसी पॉइंट से फिर से लटका दो, मान लेते हैं ये क्यू हम्म। हो, और फिर से एक हम्म। वर्टिकल लाइन खींच लो, मान लो ऐसे कुछ आएगी, है हम्म। ना, उस केस में। ठीक है, हम्म। और फिर ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ वही हमारा सेंटर ऑफ वही मास पॉइंट था। है ना? हाँ। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे ये कार्ड है, तो पहले हम कार्ड के हम्म। सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, लोकेट करना हम्म। चाहते हैं, मान लेते हैं हमने इसको यहाँ से पाइवोट कर दिया और लटका दिया। अब ये हम्म। नेचुरली जिस भी स्टेज में, जिस भी स्टेज में हम्म। ये जो है हैंग कर रहा है, वहां स्टेबल हो पे गया। हम एक वर्टिकल लाइन मान लें,
ठीक है। हम्म फिर इसको हम्म हम किसी और पॉइंट पे हैंग कर दें, मान लेते हैं यहाँ पे हैंग कर दिया, ठीक है। हम्म फिर हम एक वर्टिकल लाइन मान लें, तो जो प्रीवियस हम्म लाइन और ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही सेंटर ऑफ मास हो। वो सेंटर तो ऑफ इसी मास होगा। कॉन्सेप्ट पे बेस एग्जाम्पल है, क्लियर है। हम्म ओके, हम्म आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटर ऑफ हम्म, मास का फॉर्मूला बनाएंगे, जो ये हमने ठीक। बताया ना कॉन्सेप्ट, इस सेंटर ऑफ मास हम्म के अबाउट मोमेंट ऑफ टोटल मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जीरो होता है, इसी को बेस मान के हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बनाएंगे। हम्म तो अब हम निकालने जा रहे हैं एक्सप्रेशन और सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सम ऑफ पार्टिकल, सम ऑफ एन पार्टिकल, सम ऑफ एन पार्टिकल्स है, और उसके लिए सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला। यानी कि अभी हम कोई सॉलिड बॉडी का नहीं निकाल रहे, यहाँ पे जो फॉर्मूला निकलेगा वो स्फेयर के लिए डायरेक्ट काम नहीं करेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तब काम करेगा। तो मान लेते हैं ठीक ठीक। कि एक सिस्टम है, एक ऐसी बाउंड्री है जो हम्म सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, ऐसे कई सारे इसमें हम्म पार्टिकल्स है ना। इन पार्टिकल्स को नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मान लेते हैं यहाँ हम्म हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, हम्म ये हमारा ओरिजिन है। जो वन पार्टिकल है का तो लोकेशन है, पोजीशन हम्म वेक्टर, वो मान लेते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r1 वेक्टर। ऐसे ही किसी और पार्टिकल का मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। ऐसे ही सबका अलग अलग है। तो मान लेते हैं ये 3, ये मान लेते हैं ये कोई ith पार्टिकल है, ये कोई हमारा हाँ ith पार्टिकल है। तो इस ith पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर जो होगा हो जाएगा ri वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है पूरे सिस्टम का, RCM। COM, ठीक है ना। और इस सेंटर हम्म ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर हो वो मान लेते वो ये है RCOM, हम्म ठीक है। अब अभी डेफिनेशन हमने क्या बताई, डेफिनेशन ये बताई कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट्स हम्म ऑफ रेट्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जीरो होता है। सिग्मा जीरो होगा। आई एम आई आर आई वेक्टर जीरो होता है किसके अबाउट, हम्म अबाउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जी तो कांस्टेंट है, सिग्मा इंटीग्रल की हम्म तरह काम करता है, सिग्मा हम्म इंटीग्रल की तरह काम करता है, जिसपे आई लगा होता है उसी पे सिग्मा समेशन होता है। बाकी जो कांस्टेंट है हम्म उनको बाहर निकाल सकते हैं, तो जी को हम बाहर निकाल सकते हैं, फिर जी को जीरो में भेज सकते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आई एम आई आर आई वेक्टर इक्वल टू जीरो, सेम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हम ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ मास जीरो होता है। यहाँ तो मैंने वर्ड यूज हाँ किया था मोमेंट ऑफ वेट, लेकिन मोमेंट ऑफ हम्म मास भी जीरो रहता है, ठीक है। अब ठीक। अगर हम इस सेंटर, अब देखो अगर हम इसको लगाए यहाँ पे, तो इस ith हम्म पार्टिकल के लिए जो मोमेंट ऑफ मास होना चाहिए वो सेंटर के अबाउट जीरो होना चाहिए ना, ठीक है। हम्म ये जो पॉइंट होना चाहिए, जो RI वेक्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से, तो इसके नीचे लिख देते हैं COM से, हम्म सेंटर ऑफ मास से। तो अगर हम इस सेंटर ऑफ मास को और इसको ज्वाइन करें, तो जो ये हम्म वेक्टर आएगा, ये वेक्टर, हम्म इसी वेक्टर को हम्म हम कहेंगे RI वेक्टर फ्रॉम COM, कहेंगे ना। तो ठीक। अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखें, ठीक है, हम्म इक्वेशन 1 कह देते हैं थोड़ी देर। अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखें, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम्म ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये कहता है कि RCOM वेक्टर हम्म प्लस RI वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास हम्म इक्वल टू RI वेक्टर होना चाहिए, हम्म ये प्लस ये इक्वल टू ये होना चाहिए ना। तो हम्म उस हिसाब से RI वेक्टर COM की वैल्यू अगर हम निकालें, क्या आ जाएगी, RI वेक्टर माइनस RCOM को 1 में रख देते हैं, इन 1, हम्म फॉर्मूला बनेगा सिग्मा आई एम आई आर आई सी ओ एम की आ जाएगा RI वेक्टर माइनस RCOM वेक्टर, ठीक है। 15 में इक्वल टू 0, 15 मल्टीप्लाई कर लेते तो हो जाएगा सिग्मा आई एम आई आर आई वेक्टर माइनस आई
एम आई आर सी ओ एम वेक्टर इक्वल टू 0। एक इसको इधर भेज देते हैं और देखो यहाँ पे जो सिग्मा है वो मास पे है, आर सी ओ एम पे नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो फिक्स है ना। अगर यहाँ पे मास ये वाला छोड़ के ये वाला होता तो भी आर सी ओ एम यही रहता, ये वाला होता तो भी आर हम्म सी ओ एम, तो आर सी ओ एम एज अ कॉन्स्टेंट वर्क कर रहा है, तो इसको हम सिग्मा के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम्म तो जो बनेगा वो बनेगा आर सी ओ एम बाहर आ जाएगा, सिग्मा आई एम आई अंदर बचेगा इक्वल टू सिग्मा आई एम आई आर आई वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आर सी ओ एम का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आई एम आई आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई, है ना। हम्म इसी को बाद में अ, आगे क्या करते हैं, इसी सिग्मा एम आई की जगह ये लिख देते हैं और ये फॉर्मूला लिख देते हैं आर सी ओ। अमन, हाँ इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये किए हैं, जो वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन लगाए हैं, जो वहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। एक मिनट, सिग्मा एम इसको लिख देते हैं पूरा। देखो पूरा मास। यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्मा एम आई को हम मान लेते हैं कि इस पूरी बॉडी, इस पूरे सिस्टम का टोटल मास मान लो कैपिटल एम, तो सिग्मा एम हाँ। आई की जगह हम टोटल मास भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला बन गया एम आई आर आई वेक्टर अपॉन सिग्मा एम। ठीक है ना। ये हम्म ज्यादातर फॉर्मूला हम लोग टेंथ में ट्वेल्थ में इसको यूज नहीं करते हैं। इसका एक और हम्म फॉर्मूला है, वो हम इसी से अभी बना के दिखाएंगे, वो ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, हम्म। एक बार और समझ लो यहाँ से। नहीं, ट्रायंगल जहाँ लॉ पे में वेक्टर देखो, एडिशन ट्रायंगल है लॉ वेक्टर डायग्राम में। एडिशन क्या है, देखो ध्यान से देखो। ट्रायंगल लॉ, नहीं, डायग्राम में। हाँ नहीं यहाँ पे भी देख लो, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन यही कहता है, ए बी सी अगर है, ए बी हाँ, प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा ना, ए सी के बराबर होगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। हम्म अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है इसको मान लेते हैं नाम, ये सी ओ एम है, सेंटर ऑफ मास ओ कह हम्म देते हैं, और ये पॉइंट पी था। ठीक है, हम्म तो क्या, अच्छा सेंटर यहाँ पे हमने ओरिजिन को ऑलरेडी ओ कह दिया, तो सेंटर ऑफ मास को मान लेते हैं ओ डैश कह देते हैं, तो हम्म ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी इक्वल टू ओ पी होना हम्म, चाहिए। हाँ हाँ, तो ओ ओ डैश कितना है, आर सी ओ एम, ओ ठीक। डैश पी, ये वाला हम्म पार्ट हमने माना है आर आई, मतलब आर ith आई पार्टिकल का पोजीशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, आर आई सेंटर सी ओ एम। ऑफ ठीक ठीक है, ठीक ठीक प्लस इक्वल टू ये आर आई, और यहाँ पे ये ठीक। जो आर आई सी ओ एम है, यही इस डेफिनेशन हम्म में इसी के अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसी के अबाउट, इसी मतलब सेंटर ऑफ मास से जो पोजीशन होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ मास जीरो होना चाहिए ना। तो हमारी जो हम्म डेफिनेशन है उसमें आर आई सी ओ एम के अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो लेना है, इसलिए हमने इसकी हम्म वैल्यू यहाँ ट्राइंगल से निकाल के वापस से रखी है। क्लियर है, हम्म आगे देखते हैं। हम्म, हमने क्या किया है, यहाँ पे इस पूरी बॉडी का सेंटर यहाँ पे माना है। ठीक है, ठीक। और ये जो ith पार्टिकल है इसका पोजीशन आर आई वेक्टर माना है। अब ith हम्म पार्टिकल जो होता है वो जनरल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आई की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये फर्स्ट पार्टिकल यानी इसको रिप्रेजेंट करेगा, आई की जगह 2 रख हम्म देंगे तो ये सेकंड पार्टिकल यानी इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम आई हम्म की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो आर आई देखो चेंज हो रहा है, जब आई 1 हम्म रख रहे हैं तो आर वन ये बन जाएगा, आई 2 रखेंगे तो आर 2 कुछ और हो जाएगा। लेकिन इस पूरे का हम्म सेंटर ऑफ मास जो हमने माना है आर सी एम, वो तो फिक्स रहेगा ना, हम्म पार्टिकल आप कोई हम्म, भी एक मानो इस पे। ठीक है, समझ गया। इसीलिए यहाँ पे जब हमने समेशन लिया है सिग्मा, उसमें आर सी ओ हम्म एम कॉन्स्टेंट की तरह तो हम बाहर निकालेंगे। ठीक, ठीक है, समझ गया, बस यही समझना था, हो गया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स माना है, तो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ये डिस्क्रीट पार्टिकल है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग जगह पे। ठीक है, जैसे हम लोग हम्म नंबर सिस्टम, मतलब हम लोग जब कोई चीज पढ़ते हैं मैथ्स में, तो हम कहते हैं कि ये डेटा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा, दो तरीके का डेटा। डिस्क्रीट हम्म डेटा क्या है, जैसे 1 4 9 ऐसे करके दिया हो तो ये डिस्क्रीट डेटा है। ठीक है, हम्म अब हम 1 जानते हैं, 4 जानते हैं, 9 जानते हैं, लेकिन 4 और 9 के बीच का नंबर नहीं जानते। लेकिन अगर कोई थोड़ा हम्म सा लॉजिक लगा और ये कहे कि ये तो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, हम्म तो हम्म, इसको हम कह सकते हैं ये तो एक्स स्क्वायर है। अब जब हमने हाँ। एक्स स्क्वायर लिख दिया तो ये फंक्शन बन गया, और फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इसमें तुम कोई भी पॉइंट रख सकते हो, 3 रख दोगे तो 9 आ जाएगा, 3.1 रख दोगे तो भी वैल्यू आ जाएगी, 3.111 रख दोगे तो भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हर एक हम्म वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ भी जैसे ये पार्टिकल प्रेजेंट है, ये पार्टिकल प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में कोई पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये हम्म डिस्क्रीट टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम्म डिस्क्रीट टाइप के रिप्रेजेंटेशन में जब हमको सम निकालना होता है तो हम सिग्मा का यूज करते हैं, और जब हमें हम्म कॉन्टिन्यूस में सम निकालना होता है तो इंटीग्रल का यूज करते हैं। इसी फॉर्मूले को जब हम हम्म सॉलिड बॉडीज के लिए एक्सप्लेन करेंगे
या कुछ हम्म सॉलिड बॉडीज का हम सेंटर ऑफ मास निकाल के भी दिखाएंगे कि जैसे रॉड हो गया या स्फेयर हो हम्म गया या कुछ और कॉम्प्लेक्स बॉडीज का भी निकाल के जाएंगे। इंटर में तो नहीं है, आगे निकाल सकते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला बताएंगे वेक्टर्स जो पहले पढ़ा था उसका यूज करके कि आसानी से हम ठीक। किसी भी बॉडी का अगर उसका शेप यूनिफॉर्म है तो कैसे किसी भी हम्म सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम हम्म इंटीग्रल का यूज करेंगे क्योंकि जो सॉलिड बॉडीज हैं वो कॉन्टिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है सब, क्योंकि फिर हम्म पार्टिकल यहाँ भी है यहाँ भी और इनके बीच में भी है। ठीक है ना। हम्म ओके, तो मिटाते हैं। अब देखो हमने अभी क्या फॉर्मूला निकाला, हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो ये कि आर सी ओ एम एज अ वेक्टर, हम्म उसका फॉर्मूला है सिग्मा आई एम आई आर आई वेक्टर ऑन सिग्मा एम आई। ठीक है, हम्म अब इसमें देखो मान लेते हैं ये आई एफ पार्टिकल है। इस हम्म आई एफ पार्टिकल का कुछ पोजीशन होगा। वैसे तो हम्म हमने आर के टर्म में लिखा है, लेकिन इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी कुछ एक्स वैल्यू होगी, कुछ वाई वैल्यू होगी, कुछ जेड वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं हाँ जैसे एक्स वैल्यू एक्स आई है, वाई वैल्यू वाई आई है, जेड वैल्यू जेड हम्म आई है। और ऐसे ही इस सेंटर ऑफ मास का भी कुछ एक्स वाई जेड होगा, उसको हम कैपिटल में मान लेते हैं। ठीक है ना। उसके नीचे चाहे तो सी ओ एम लिख भी सकते हैं। हम्म तो क्या वेक्टर से हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर जो होता है पीवी, वो सीधे सीधे क्या हम्म होता है, जो भी पॉइंट है उनमें आई जे के लगा दो, बस वो हाँ पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो जो आर सी ठीक। ओ एम है की जगह हम लिख हम्म सकते हैं एक्स सी ओ एम आई कैप प्लस वाई सी ओ एम जे कैप प्लस जेड सी ओ एम जे कैप लिख सकते हैं ना। इक्वल टू हाँ सेम चीज इधर भी करो, सिग्मा आई एम आई आर आई वेक्टर की जगह लिख सकते हैं एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। हम्म अब हम क्या करते हैं, सिग्मा एम आई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आई जे और के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। फॉर्मूला बन हम्म जाएगा एक्स सी ओ एम इक्वल टू सिग्मा आई एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई। हम्म और वाई सी ओ एम का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आई एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा एम आई हम्म समेशन आई पे आई पे। और जेड सी ओ एम का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आई एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई। ठीक है, तो इस ठीक। तरीके से एक्स वाई जेड के ये जो फैमिलियर फॉर्म है जो पहले हम ज़्यादातर सुनते आए हैं उनके टर्म हम्म से ये फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं इन पे बेस्ड, एक करके देखते हैं। ठीक ठीक। फिर प्रॉब्लम ली है मैंने, तीन हम्म पार्टिकल्स हैं और वो तीनों पार्टिकल्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखे हैं। मान लेते हैं इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, टू हम्म सेंटीमीटर की साइड में रखे हुए। हम्म यहाँ पे 1 किलोग्राम, यहाँ 2 किलोग्राम, यहाँ 3। हमको इसका हम्म सेंटर ऑफ मास बता। देखो सेंटर हम्म ऑफ मास बताने के लिए पहले हमें एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, ठीक। क्योंकि ये पूरा एक प्लेन में है। हम्म यहाँ पे तीन पार्टिकल्स हैं, तीनों एक प्लेन में है। ठीक है, हम्म इसका मतलब ये है कि हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। उन दो कोऑर्डिनेट को चाहे तुम एक्स वाई मान लो, वाई जेड मान लो, जेड एक्स मान लो, कोई। ठीक है, ठीक। कोई भी दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो एक प्लेन में आएगा। ठीक है, तो हम्म मान लेते हैं हम कि ये हम हमारी एक्स वाई एक्स प्लेन एक्सिस, लेके चलें। हाँ एक्स वाई ले लेते हैं। अब एक्स वाई हम्म एक्सिस हमें यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेगी। जब हम एक्सिस हम्म एज्यूम करेंगे तो हम अपना सेंटर कहीं भी मान सकते हैं। हम इसको हाँ एज अ ओरिजिन मान सकते हैं, इसको हाँ एज अ बिल्कुल। ओरिजिन मान सकते हैं, इसको एज अ ओरिजिन मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम हम्म इसको एज अ ओरिजिन मानते हैं और मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये और वाई एक्सिस। इसके अलोंग वाई एक्सिस। ठीक अब हर पार्टिकल का पोजीशन, तो पहले पार्टिकल का हम्म पोजीशन 0,0 है, ठीक। दूसरे पार्टिकल का पोजीशन 2,0 है क्योंकि इसकी एक्स की टू वैल्यू कॉमा 2 है जीरो। और वाई की वैल्यू 0 है। ठीक ठीक ठीक। और इसकी पोजीशन निकालने के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे। हाँ तो क्योंकि हम तो इक्विलेटरल वन ट्रायंगल की वन पे प्रॉपर्टी आएगा। जानते हैं, ये डिस्टेंस तो वन पे आएगा। परपेंडिकुलर आधे पे डिवाइड करता है, तो ये 1 हाँ सेंटीमीटर तो आ जा चेक जाएगा। करते हैं। तो ये ठीक। एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉमा टू। और ये हाइट भी तो निकालनी पड़ेगी। हाँ 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 वो अंडर वो निकालेंगे ट्रायंगल लगा के अंडर हाँ तो रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हाँ यानी अंडर रूट 5। √5 आ जाएगी। ठीक है, ठीक। ओके। नहीं, 5 कैसे आ जाएगी, 3 आएगी जल्दी में। 1 + 2। अरे प्लस कहाँ करेंगे, माइनस करेंगे, ये हाइपोटेन्यूस ये है, परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा 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 हाँ। तो 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ठीक √3 आ ठीक जाएगी। ठीक ठीक अब देखो ठीक। हमको हर एक पार्टिकल का पोजीशन मालूम है और हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मालूम है। थोड़ी देर के हाँ लिए मान लेते हैं कि ये जो पहला पार्टिकल है इसी को m1 कह दो, दूसरे पार्टिकल को ही m2 कह दो,
तीसरे को m3 कह देते हैं, ठीक है ना। ठीक। तो XCOM का फॉर्मूला क्या है सिग्मा mi xi XI। ऑन सिग्मा mi। तो i को हम, अब देखो यहाँ पे क्या है, वहां पे तो हम ऐसे ही छोड़ दिए थे, यहाँ पे हम चाहे लिख सकते हैं i मतलब पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ 1 से स्टार्ट है और 3 तक जा रहा है क्योंकि 3 पार्टिकल्स है, ठीक है ना। ठीक। चाहे तो हम ऐसे i 1 से 3 लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि 3 पार्टिकल्स हैं, तो 3 पार्टिकल के लिए इसको एक्सपेंड करना है। अब i की जगह 1 रखो, बनेगा m1 x1, सिग्मा मतलब प्लस, 2 रखो तो m2 x2, सिग्मा मतलब प्लस, फिर 3 रखो तो m3 x3, ठीक है। अपॉन ऐसे ही सिग्मा mi का मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3। अब वैल्यूज रख लो, तो mi की 1, फिर इसकी पोजीशन 0, प्लस m2 कितना है 2, इसकी पोजीशन 1, 0। प्लस m3 कितना है 3 और इसकी पोजीशन 2, अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 8 बाई 6, 4 बाई 3 आ गया। क्लियर है। सिमिलर वे में YCOM निकालेंगे, तो आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस √3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 अपॉन टोटल आएगा वही 6, ठीक है। YCOM आ जाएगा हमारा कट जाएगा √3 बाई 3 आ जाएगा, यानी 1 बाई √3 आ जाएगा, है ना भाई। यही बचेगा 2 3 या 6, 1 बाई √3 आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो हो गया COM जो हो गया वो हमारा हो गया 4/3 1 बाई √3, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर हम कॉमन लॉजिक यूज करें, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ, इस सेंटर को यहाँ की बजाय यहाँ मानते, तो क्या हमारे x और y दोनों ही, क्योंकि x और y ये तो क्लियर है, ये तो हम अपने बेसिक इंस्टिंक्ट से ही कह सकते हैं कि अगर 3 पार्टिकल ऐसे हैं तो सेंटर ऑफ मास यहाँ 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 यही कहीं होगा, ठीक है ना भाई। इनके पार्टिकल्स के बीच में ही तो कहीं होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये सिस्टम यहाँ है और सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, जो कि दोनों पॉजिटिव आया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक। अगर हम अपने एक्सिस को ऐसे मानते, यहाँ पे y मानते, यहाँ x मानते, ठीक है, तो क्या सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहता भाई। सेंटर ऑफ मास चॉइस ऑफ उस पर डिपेंड नहीं करता है, तुम यहाँ से चॉइस मानो तब भी सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, तुम यहाँ से चॉइस मानो तब भी सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, लेकिन वैल्यू जरूर चेंज हो जाती। देखो यहाँ के रिस्पेक्ट में ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई आ जाता है ना, एक्सियल नेगेटिव आ जाता है। हाँ, यहाँ से के रिस्पेक्ट में ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई, लेकिन यहाँ के रिस्पेक्ट निकालते तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। यानी कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है ना। लेकिन जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है अगर किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में निकालें तो वो चेंज नहीं होती। मतलब कि अगर हम इसको एज अ सेंटर मान के सेंटर ऑफ मास निकालते तो ये वैल्यू कुछ और होती, कुछ और ही यहाँ लिखा होता, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एज अ रेफरेंस माने और ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस सेकंड केस में और फर्स्ट केस में जो इसमें निकाली, दोनों केस में ये डिस्टेंस सेम आई, है ना। यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है कि उसके अराउंड जो मासेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और उनकी वैल्यूज क्या है। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की जगह, हाँ, लेकिन ये जो जगह है वो उन पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में सेम रहेगी, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन पे डिफरेंट हो जाएगी, क्या ना। आपके ऑब्जर्व, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्वेशन यहाँ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कुछ और है न्यूमेरिकली, ठीक है। अगर आपने एक्सिस यहाँ पे ले लिया होता है ऐसा कुछ, मान लो हम एक्सिस यहाँ लिए ले रहे हैं तो और यहाँ से देख रहे हैं तो वो वैल्यूज यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास की आती है वो कुछ और आती, ठीक है। लेकिन वो जो पॉइंट है उसको अगर इन तीनों में से किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में डिस्टेंस निकालें या पोजीशन निकालें तो वो हर बार सेम आएगी, ठीक है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है ना। तो सही से आंसर देखा जाए तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऑब्जर्वर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे कहाँ हो, सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। लेकिन हाँ, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जरूर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस लेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज एक्स और वाई की देखेंगे, वो एक्स और वाई वैल्यूज तो डिफरेंट आ ही जाएंगी, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका सेंटर ऑफ मास रीलोकेट कर गया है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम का और कैसे हम सेंटर ऑफ मास इसका निकाल सकते हैं।
ठीक। हम देख लेते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ। हमने देखा है कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसका फॉर्मूला आया सिग्मा आई आर आई वेक्टर सिग्मा एम आई बार बार नहीं लिखे। ठीक। अब देखो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें टू टाइम टाइम क्या जाएगा डी आर आई आर सी ओ डी टी। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा देखो नीचे तो सिग्मा एम आई है ये कांस्टेंट है ठीक है कांस्टेंट बाहर मल्टीपल कॉमन हो जाएगा और ऊपर डी डी टी आएगा सिर्फ और डी डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ आई आर आई वेक्टर ऑन। अब इसमें कोई डिवाइड रूल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे कोई फंक्शन नहीं है। अब हम इस डिफरेंशिएशन को अंदर ले जा सकते हैं सिग्मा के अंदर मतलब इसको अभी यहाँ पे है लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे इन दोनों के बाद यहाँ पे ले आएंगे। ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है। क्यों कर सकते हैं ये जो मासेस हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इनका मास टाइम के साथ तो चेंज हो नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास ही चेंज हो रहा हो बार बार ठीक है। अगर ऐसा हो रहा होता तो हम इसको अंदर नहीं ले जा सकते थे फिर हमको यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता ठीक है। और दूसरी चीज ये जो समेशन करके जो आएगा मतलब ये जो सिग्मा है सम ये टाइम पे कोई मतलब इस आर आई की जो टाइम पे डिपेंडेंसी है उसको चेंज नहीं कर देगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर इसको पहले सम कर लेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कुछ और होगा और अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके तब सम करेंगे ठीक है तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम इसको अंदर ले जा सकते हैं कि आर सी ओ यानी ये हो जाएगा कि आर बाई डी टी वेलोसिटी होती है तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी हो जाएगा सिग्मा आई एम आई ऐसे ही डी आर आई बाई डी टी आ जाएगा वो हो जाएगा वी आई वेक्टर सिग्मा एम आई ठीक है ना। यानी कि अगर हमको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वेलोसिटीज की मदद से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल रहे हैं वैसे ही वेलोसिटी निकालेंगे। सेम वे में एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा आई एम आई वेक्टर ऑन क्या तो ये जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है ना। ओके आगे देखते हैं आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे कंटीन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए क्या फॉर्मूला है फॉर्मूला बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिग्मा को बस इंटीग्रल फॉर्म और फिर कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकाल के भी देखेंगे। तो सबसे बेसिक है रॉड 11th में रॉड 11 12 है लेकिन बाकी और भी कुछ शेप्स का निकालेंगे देखते हैं कैसे निकलता है। आई थिंक रॉड है सिलेंडर भी है और रॉड सिलेंडर का तो आसान है बाकी और जो बॉडीज है उनका भी निकाल के देखेंगे। ठीक।